हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंटिन्यू करते हैं अपनी सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर हम सीडीपी के सेक्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारी 2023 का जो पेपर था, सेट ए ऑफ पेपर 1, और उसका हम 30 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जहां पर हम 26 से लेकर 30th क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम छोटे वीडियोज में बाकी के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, और ये लास्ट सेक्शन है ऑफ दीज 30 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म के स्टूडेंट्स की हमें विशिष्ट लक्षण बताने हैं जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनके। 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इनके पास सुपीरियर एबिलिटी होती है ऑफ डिफरेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट्स, के बच्चे जो है कल्पना और तथ्य में उनको अलग कर सके, ऐसी सुपीरियर एबिलिटी जो है वो बच्चों के पास होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों के पास एडवांस लेवल का सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी होती है। ठीक है, कि बच्चा सोशल इमोशनल लेवल को एडवांस लेवल पर समझता है। फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव और रिकरिंग बिहेवियर्स होते हैं, कि बार बार दोहराए जाने वाले आवर्ती के जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो होता है। हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। तो आपको बताना है कि बच्चों के पास इनमें से क्या होता है जो उसके बच्चों को दिखाता है कि वो बच्चा ऑटिज्म से है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों की, तो जो सुपीरियर एबिलिटी है फिक्शन और फैक्ट को समझने की, बेसिक रूप से तो बच्चे को फिक्शन देरी से समझ आता है या बहुत टाइम लग जाता है, और ऐसा भी कंडीशन होती है कि बच्चा नहीं समझ पाता। फैक्ट्स को वो कुछ हद तक रिकॉल कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, लेकिन इतनी सुपीरियर एबिलिटीज नहीं होती हैं। तो ये एबिलिटीज होती हैं बच्चों में डाउन। सोशल इमोशनल एबिलिटीज जो होती हैं वो एडवांस लेवल पर तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों को सोशल इमोशनल जो थिंकिंग है उनकी, या जो फीलिंग्स हैं, इसको समझने में उनको कठिनाई होती है। वो दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशन से भाव नहीं समझ सकते, उनको इमोशन जो है वो समझ में नहीं आते हैं, डिफिकल्टी होती है। और सोशली वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते हैं, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बच्चे रिपीटेटिव और रिकरिंग बिहेवियर जरूर शो करते हैं। उनके व्यवहार से ये प्रस्तुत हो जाता है कि ये जो बच्चा है वो ऑटिस्टिक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा रिपीटेटिव करते रहते हैं। जैसे कोई बच्चे होते हैं वो बैंग करते रहते हैं, अपने डेस्क को बार बार बजाते रहते हैं, और कुछ बच्चे अपने ही किसी बॉडी पार्ट को, जैसे कि आई हैव सीन अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, जो अपने ही गर्दन पर बार बार अपने अंगूठे को मारता है। दैट इज हिज रिकरिंग बिहेवियर, जो बार बार वो रिपीट करता है। ठीक है, कुछ बच्चे थूकते हैं, बार बार थूकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद है हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ये देखा जाता है बच्चों के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो डाउन होती है। दे डू नॉट इंटरैक्ट विद सो मच एक्सट्रोवर्टिज्म, वो बात नहीं करते हैं सबसे। कुछ कुछ बच्चे हैं जब वो फ्रेंडली हो जाते हैं, देन व्हेन दे फील कॉन्फिडेंट, उस टाइम वो बात करते हैं, लेकिन हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से एक और क्वेश्चन असर्शन और रीजन के ऊपर है। यहाँ पर ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं कि किसी भी टीचर को अगर क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है या सुधारना है, तो उसके लिए टीचर को उनको डिफरेंट सिचुएशंस में एक्सपोज करना चाहिए, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वाले जो एनवायरनमेंट है वो उनको प्रदान करने चाहिए। मतलब कि विविधता भरी जो सिचुएशंस हैं वो प्रेजेंट करें उनके सामने, और भिन्न भिन्न दृष्टिकोण की सिचुएशंस को उनके सामने प्रस्तुत करें। तो इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा है असर्शन। रीजन क्या कहता है? Students learn and enrich their abilities to think critically and creatively as they engage in conversations across differences. ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी एबिलिटी, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो या क्रिएटिविटी की बात हो, ये बढ़ती है जब बच्चा अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग डिफरेंसेस के साथ, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के साथ कॉन्वर्सेशन करता है, या कॉन्वर्सेशन वाली प्रक्रिया में, या जहां पर आप बातचीत कर रहे हैं उस प्रक्रिया में शामिल होता है, तो उसका क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। ऐसा इसका रीजन है। ऑप्शन क्या कहता है? ए और आर दोनों ही गलत है। ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है।
ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। चौथा कहता है ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अब आपको इसमें से जो सही ऑप्शन है वो टिक करना है, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ए और आर दोनों ही ठीक है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। कि जब बच्चा डिफरेंसेस के अंदर किसी बातचीत में या किसी डायलॉग्स में इंक्लूडेड होता है तो वो क्रिटिकली और क्रिएटिवली दोनों ही तरीके से बढ़ता है। और ये भी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर हम बच्चे को डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इंटरेक्ट करा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, लर्निंग का प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, सीखने का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहली चीज कि हम जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको याद रखें। दूसरा कि बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोड रिहर्सल, कि हम रटने की जो क्षमता है उसमें एक्सीलेंट हो जाएं, बिल्कुल एकदम टॉप हो जाएं। कंपीटिंग विद पीयर्स, अपने ही पीयर्स के साथ एक प्रतिस्पर्धा रखें, एक कंपटीशन रखें अपने साथियों के साथ, या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो, ये हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम फैक्ट्स को नहीं याद मेमोराइज करेंगे, उनको रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल रोट लर्निंग पर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए। पीयर्स के साथ आप स्काफ फोल्डिंग करें, आप पीयर ट्यूटरिंग करें, दैट विल बी नाइस, लेकिन कॉम्पिटिंग इट एट सम एक्सटेंट इज गुड, बट हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए, हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए कि हम क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच का विकास जो है बच्चे का कराएं थ्रू लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम, बच्चे जो हैं वो अच्छा सीखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे अगर जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से समझाया जाए। किस तरीके से? जनरिक टू स्पेसिफिक, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, सिंपल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, या रैशनल टू एम्पेरिकल, कि हम सामान्य से जटिल की तरफ लेकर जाए या विशिष्ट की तरफ लेकर जाए। एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त से जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट मतलब जो आप मान लीजिए ये टमाटर है ना, हमने टमाटर की बात करी दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, और हमने टमाटर को दिखाया दैट इज कॉन्क्रीट। ठीक है, या हम इस तरीके से जाए, पहले सोच लाए, ऐसे सोच में बात करें, या पहले रूल्स की बात करें, या पहले कॉन्क्रीट चीज बच्चे को दिखाएं। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, पहले जटिल सिखाएं और उसके बाद जो है वो सिंपल सिखाएं, सरल सिखाएं। रैशनल तर्कसंगत, और एम्पेरिकल जो है उस तरीके से हम सिखाएं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि पहले हम कोई जनरल चीज है उसको बताएंगे और फिर हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, है ना। जब हम किसी उसकी बात करते हैं, जब हम कोई बच्चे को कोई रूल सिखा रहे होते हैं तो हम जनरली इस बारे में बात करते हैं, ऐसा ऐसा था और ऐसा हुआ और अब देखो ये वाला आंसर निकल कर आया, है ना। कोई भी फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, तो हम जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे तो बच्चा उसमें अच्छे से लर्न करेगा। आई थिंक द ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द CDP इज वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। जो ये परिवर्तनशीलता है, वेरिएबिलिटी है लर्निंग स्टाइल की, विद्यार्थियों की सीखने की शैली में जो ये है परिवर्तनशीलता है, वेरिएबिलिटी है, वो क्या है, इनमें से ऑप्शन देखते हैं। शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, कि हमें हाँ उसको वैल्यू करना चाहिए और उसको देखना चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन डाइवर्सिटी को दर्शाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज शुड बी इग्नोर्ड, कि इसे इग्नोर कर देना चाहिए। एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन लर्निंग स्टाइल्स, कि बिल्कुल अगर बच्चा अलग तरीके से या वेरिएबिलिटी दिखा रहा है या कुछ कुछ अलग चीजें कर रहा है अपने हिसाब से, तो हम उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दें और लर्निंग स्टाइल को बिल्कुल एक सीधे रूपरेखा में लेकर चले। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कहता है शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि बिल्कुल भी इस पर ध्यान ना दिया जाए जब आप पढ़ा रहे हो क्लास में, तो इस पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए, इसको क्या किया जाए, एक तरीके से इग्नोर किया जाए। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका कहता है। ऑप्शन 4 कहता है शुड बी सीन एज अ बैरियर, कि इसे बैरियर के रूप में देखें, एक बाधा के रूप में देखें, एक हिंड्रेंस के रूप में देखें, कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो एक बाधा या अवरोध के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। बच्चे का क्वेश्चन करना, बच्चे का क्यूरियोसिटी दिखाना, अलग अलग एक्टिविटीज करना, तो हमें ये इन 4 सेक्शंस में हमें दिया गया कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप देखें ये जो तीनों ऑप्शन है, जैसे इग्नोर्ड शब्द का इस्तेमाल किया है, ये नेगेटिव है ना। हमें बच्चे को अटेम्प्ट्स को, उसकी पार्टिसिपेशन को क्यों इग्नोर करना है? अगर हम इग्नोर करेंगे तो उसका जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, या हम उसे कंसीडर ही ना करें, ये भी नेगेटिव है। अगर हम उसे इग्नोर करेंगे तो भी तो वो नेगेटिव सेंस हुआ ना। अगर हम अपनी टीचिंग लर्निंग में बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है उसको बाधा के रूप में समझेंगे तो ये भी तो नेगेटिव है।
वो कहीं ना कहीं बच्चे की जो लर्निंग है उसको दबा देगा, है ना, जो उसकी क्यूरियोसिटी है, उसका जो मोटिवेशन है, उसको दबा देगा। तो ये चीजें, तीनों ही चीजें बहुत नेगेटिव हैं। हमें जब भी बच्चा कोई कार्य करता है, कोई पार्टिसिपेशन या एंगेजमेंट दिखाता है, तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसे ऐसा फील कराना चाहिए कि हाँ, हमारी नजर आप पर है और हम इसको रिस्पेक्ट देते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। एंड विद दिस वी हैव डन द सीडीपी सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।